दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अगर तुम ना होते। डिनर के बाद सुधीर स्टडी में चला गया। एक महत्वपूर्ण केस उनकी वकालत फर्म को लड़ने के लिए मिला था। उसकी तैयारी के लिए आज देर रात तक काम करना था। कुछ देर बाद अवनी स्टडी में आई। चुपचाप कॉफ़ी का मग रख कर जाने लगी। अवनी ज़रा ठहरना, सुधीर ने पीछे से आवाज़ दी। जाते हुए अवनी ठिठक गई। सुधीर की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? उसके इस तरह चौंक जाने से सुधीर उसे तसल्ली देते हुए बोला, कुछ नहीं, कुछ देर यहाँ बैठो। अवनी उसके पास जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में अभी भी प्रश्न था। सुधीर ने फाइल बंद करके रख दी। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसने प्यार से पूछा, कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आपने यह सवाल क्यों किया? मैंने महसूस किया है आजकल तुम बहुत खामोश रहती हो। पहले तो कभी इतनी चुप नहीं रहती थी। वो थकावट रहती है, अवनी ने सफाई दी। तभी तो कहता हूँ कि इतना काम मत किया करो। मैं तो व्यस्तता के कारण तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम कोई मेड क्यों नहीं रख लेती हो? परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, तुम देख लो। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है। वैसे मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। अवनी को अपनी गलती समझ में आ गई। वह क्षमा भाव से उसकी ओर देखने लगी। सुधीर उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं शिकायत नहीं कर रहा, बस बताना चाहता था कि तुम बहुत परेशान हो। अवनी अपने कमरे में आ गई। 4 साल का सुयश सो रहा था। उसने प्यार से माथा चूमा, सही तरह से चादर उड़ाई, फिर उसके पास बैठ गई। उसके मन में विचारों का एक तूफान सा उमड़ रहा था। सुधीर ने उसे कितना मान और प्यार दिया था। कभी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, वरना जिस मानसिक स्थिति में वह थी, मर्दों पर से उसका यकीन पूरी तरह से डगमगा गया था। उसने तय कर लिया था कि वह अपने जीवन में दोबारा किसी पुरुष को प्रवेश नहीं करने देगी, चाहे उसे कितनी भी समस्याओं का सामना क्यों न करना पड़े। परंतु माता पिता उसके इस फैसले के खिलाफ थे। वह हर तरह से उसे विवाह करने के लिए मना लेना चाहते थे। अवनी उन दिनों को याद करने लगी। अकेले जीवन बिता पाना इतना आसान नहीं है। यह बेकार की जिद छोड़ो, लड़का सचमुच बहुत भला है, उसकी माँ ने समझाते हुए कहा। एक बार की चोट बहुत है मेरे लिए, अब मैं किसी भी पुरुष पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। इस बहस में उसके पिता भी शामिल हो गए। क्या सब मर्द एक जैसे होते हैं? तुम्हारे बहनोई भी तो हैं, कितना खुश है धरा उनके साथ। फिर मैं भी हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारी माँ को सिर्फ दुख तकलीफें ही दी हैं? ऐसा नहीं है पापा, किंतु मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूँ। अवनी परेशान होकर बोली, यह जरूरी तो नहीं कि हर बार बुरा ही हो। हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। बिना साथ किए जीना बहुत मुश्किल है। बिना विचार किए कोई फैसला मत करो, उसकी माँ ने अनुरोध किया। पिता ने बात को आगे बढ़ाया, हम तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते। एक बार उससे मिल लो, फिर तुम जो चाहो फैसला करना। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप लोग कभी भी यह विषय नहीं उठाएंगे। अवनी ने पहले ही तय कर लिया था कि वह रिश्ते से इनकार कर देगी। मुलाकात वाली बात तो उसने हमेशा के लिए यह विषय समाप्त करने के लिए स्वीकार की थी। वह सोचती थी कि वह अपने पैरों पर खड़ी है, अपने फैसले ले सकती है। ठीक है कि उससे एक भूल हो गई, लेकिन अब वह उस भूल को दोहराएगी नहीं। वह इसी सोच के साथ सुधीर से मिलने गई थी। दोनों शहर के एक मशहूर रेस्तरां में मिले। देखने में वह अपनी को स्मार्ट लगा, बातें भी बहुत सलीके से कर रहा था। अपनी मन ही मन सोच रही थी, यह सब तो महज दिखावा है, असली रंग तो बाद में दिखेगा। सुधीर बातें करते हुए कुछ नर्वस सा लग रहा था। दोनों यूं आम ही सी बातें कर रहे थे। मेरा हाथ छोड़ो। पास की टेबल पर बैठी लड़की अचानक चिल्ला उठी। सभी उस तरफ देखने लगे। उस लड़की के साथ बैठे लड़के ने उसका हाथ पकड़ रखा था। वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कोई उसकी मदद को आगे नहीं आ रहा था। तभी सुधीर तेजी से उठा और उस लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने गंभीर आदेशात्मक लहजे में कहा, हाथ छोड़ो। देखिए मिस्टर, आप अपने काम से मतलब रखिए, यह हमारा आपसी मामला है, उस लड़के ने धमकाने के अंदाज में कहा। यह पब्लिक प्लेस है, तमाशा मत करो, लड़की का हाथ छोड़ो। बात को अनसुना करते हुए उस लड़के ने सुधीर को परे धकेलने का प्रयास किया।
सुधीर ने उसका कॉलर पकड़कर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। लड़के ने हड़बड़ाकर हाथ छोड़ दिया। लड़की उसे धन्यवाद देकर रेस्तरां से चली गई। सभी ने ताली बजाकर सुधीर का स्वागत किया। अवनी को सुधीर का इस तरह उस लड़की की सहायता करना बहुत अच्छा लगा। सुधीर ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। घर वापस लौटकर अपने माता पिता के सवालों को यह कहकर टाल दिया कि कल बात करेगी। अपने कमरे में आकर वह आज की घटना के बारे में सोचने लगी। सुधीर उसे बनावटी इंसान बिल्कुल भी नहीं लगा। सिर्फ उसे प्रभावित करने के लिए उसने ऐसा नहीं किया था। उस लड़के की बदतमीजी पर उसे वाकई बहुत गुस्सा आया था। लड़की की परेशानी देखकर ही वह उसकी सहायता करने गया था। पुरुषों के बारे में उसके मन में जो विचार बन गए थे वह वैसा बिल्कुल नहीं था। भला एक अनजान लड़की के लिए कौन झगड़ा मोल लेता है। वहाँ भी और भी लोग थे, कोई भी मदद करने के लिए नहीं उठा। उसने भी कभी अकेले जीवन बिताने की नहीं सोची थी। एक स्त्री की तरह उसके मन में भी एक हंसते खेलते परिवार की इच्छा थी। यह तो उसके पिछले अनुभव की कड़वाहट थी, जिसके कारण उसने शादी न करने का फैसला किया था। लेकिन आज सुधीर से मिलकर उसकी वह कड़वाहट बहुत हद तक कम हो गई थी। अवनी जानती थी कि कल उसके मम्मी पापा उसके निर्णय के बारे में अवश्य पूछेंगे। वह और गहराई से इस विषय पर विचार करने लगी। यह ठीक था कि अकेले जीवन बिताने के लिए वह पूरी तरह सक्षम थी, पर किसी का साथ हो तो जीवन की डगर सुगम हो जाती है, जीवन का आनंद बढ़ जाता है। सारी रात वह इस विषय पर सोचती रही। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर उसके पापा ने उससे पूछा, तो क्या सोचा है तुमने, क्या जवाब दूँ सुधीर के परिवार को? टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए उसने हाँ कर दी। उसकी रजामंदी की खबर सुनकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। 1 महीने में ही सुधीर और उसका विवाह हो गया। सोते हुए सुयश गुनगुनाने लगा। अवनी के विचारों की श्रृंखला टूट गई। उसने थपकी देकर उसे फिर सुला दिया। एक बार फिर वह पुरानी यादों में डूब गई। सुधीर अपने मित्र के साथ एक लॉ फर्म में साझेदार था। उसकी कमाई अच्छी थी, फिर भी उसने अवनी से कहा कि वह अपनी कंपनी ना छोड़े। उसका कहना था कि स्त्री को भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना चाहिए। वह उसे केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए ही नहीं कहता था, बल्कि उसे अपनी अलग पहचान बनाने के लिए भी प्रेरित करता था। उसके प्रेम और उत्साहवर्धन ने अवनी के भीतर बची खुची कड़वाहट को भी मिटा दिया था। सुयश के जन्म से उसका घर संसार पूर्ण हो गया। अवनी ने जिंदगी की किताब के उस भयानक अध्याय को फाड़कर फेंक दिया था। वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट थी। करीब 1 महीने पहले उसके एक कुलीग ने अपनी शादी के संगीत समारोह में उसे आमंत्रित किया। उसके इसरार करने पर वह समारोह में शामिल होने के लिए गई। गीत संगीत के उस माहौल में उसे बहुत आनंद आ रहा था। वह सुयश को घर छोड़कर गई थी, इसलिए हाल चाल लेने के लिए उसने घर फ़ोन किया। हॉल में बहुत शोर था, इसलिए वह बाहर आ गई। बात खत्म करके वह अंदर जा ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से आवाज़ दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गई। अतीत का काला साया सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा, रॉकी, अभी भूली नहीं हो तुम मुझे? भूलोगी भी तो कैसे, मैं तुम्हारा पहला प्यार जो हूँ। वह बेशर्मी से बोला। वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, अवनी ने नफरत से कहा। पर उस भूल में मुझे तो बड़ा मज़ा आया, रॉकी ने एक आंख दबाते हुए कहा। अवनी फौरन ही वहाँ से चली आई। अगले दिन उसकी कुलीग से पूछताछ की तो पता चला कि वह उसके मंगेतर का कजिन था। उस दिन से अवनी परेशान रहने लगी थी। वह यह सोचकर डर जाती थी कि कहीं रॉकी उसके खुशहाल जीवन में आग न लगा दे। हालांकि उस दिन के बाद वह उसे दिखाई नहीं पड़ा था। अवनी की नज़र घड़ी पर गई तो रात के 1 बज रहे थे। वह उठकर स्टडी में गई तो सुधीर अभी भी काम कर रहा था। अभी कितनी देर और काम करेंगे, बहुत देर हो गई है, अब चलकर सो जाइए। सुधीर काम करते हुए बोला, तुम भी तो नहीं सोई अभी तक? मैं तो आपको बुलाने आई थी, तुम चलो, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। सुधीर लैपटॉप बंद करते हुए बोला। अवनी अपने ऑफिस से कुछ देर पहले ही लौट कर आई थी। सुयश उसकी गोद से उतरने को तैयार ही नहीं था। अवनी का फ़ोन बज रहा था। उसने सुयश को बहलाकर नीचे उतारा और फ़ोन की तरफ बढ़ी। कोई नया नंबर था। उसने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, पहचाना? उधर से आती आवाज़ सुनकर उसका कलेजा धक से रह गया। वह रॉकी था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फ़ोन करने की?
स्वयं को संयत करती हुई अवनी बोली, यह सब छोड़ो, मुझे तुमसे मिलना है। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। दोबारा फ़ोन मत करना। इस बार फ़ोन नहीं करूँगा, खुद ही आ जाऊँगा। उसकी धमकी सुनते ही अवनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घबरा कर बोली, नहीं, तुम यहाँ मत आना, बताओ कहाँ मिलना है। मैं मैसेज करके बताता हूँ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अवनी धम से सोफे पर गिर पड़ी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। सुयश दोबारा गोद में बैठने की जिद कर रहा था। पहले से परेशान अवनी झल्ला उठी और उसने सुयश को थप्पड़ मार दिया। सुयश जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर अवनी जैसे होश में आई। उसे गोद में उठाकर पुचकारने लगी। उसे अपनी इस हरकत पर अफसोस हो रहा था। वह सुयश को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। रोते रोते सुयश सो गया। सुधीर केस के सिलसिले में बाहर गया था। उसे लौटने में देर होने वाली थी। अवनी परेशान थी कि क्या करे। अनेक विचार उसके मन में आ रहे थे। आखिर रॉकी उससे क्यों मिलना चाहता है? क्या अतीत की कोई चीज़ उसके पास है जिसके जरिए वह उसे ब्लैकमेल करना चाहता है? वह ज़रूर पैसे चाहता होगा। उसके पास अपनी जितनी भी पूंजी है वह सब उसे दे देगी, किंतु किसी भी कीमत पर अपने अतीत का साया वह सुधीर पर नहीं पड़ने देगी। उसका अतीत उसकी नज़रों के सामने घूमने लगा। वह एमबीए कर रही थी। रॉकी उसकी क्लास में ही था। किशोरावस्था में पढ़े रोमांटिक उपन्यास और फिल्मों के माध्यम से प्रिंस चार्मिंग की छवि उसके मन में बनी थी। रॉकी बिल्कुल वैसा ही था। देखने में बहुत आकर्षक था। उसकी लच्छेदार बातों पर कॉलेज की कई लड़कियां फिदा थी। वह भी उनमें से एक थी। वह उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। धीरे धीरे यह आकर्षण प्रेम में बदल गया। उसे लगता था कि बात एक तरफा है, लेकिन एक दिन जब वह घर पर थी तो उसे रॉकी का एसएमएस मिला। यूं तो गुलशन में कई फूल हैं, लेकिन मुझे तो एक ही पसंद है। अवनी समझ गई कि यह बात उसी के लिए कही गई है। वह खुशी से उछल पड़ी। फिर भी उसने मैसेज किया, वह खुशनसीब फूल कौन सा है? मैसेज भेजकर वह जवाब का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही मिनटों में जवाब आया, वो हसीन फूल तुम हो। उसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। हर मुलाकात के बाद रॉकी का जादू उस पर और गहरा होता गया। रॉकी का असली नाम राकेश था। वह एक व्यवसायी घराने से था। उसकी चकाचौंध भरी जिंदगी के आकर्षण में अवनी खिंचती चली गई। साल का आखिरी दिन था। सभी पार्टी के मूड में थे। रॉकी ने अवनी को अपने फार्म हाउस में आयोजित पार्टी के लिए निमंत्रित किया। मम्मी पापा मुझे कभी इसकी इजाज़त नहीं देंगे। मेरा आना तो मुश्किल होगा। मैं कुछ नहीं जानता। कुछ भी करो, तुम्हें आना ही होगा। समझ लो, यह तुम्हारे प्यार का इम्तहान है। रॉकी का तीर निशाने पर लगा। वह किसी भी तरह अपने प्यार को साबित करना चाहती थी। उसने पहली बार अपने मम्मी पापा से झूठ बोला कि पार्टी उसकी सहेली के घर है। वहाँ उसके परिवार और एक दो अन्य सहेलियों के अलावा कोई नहीं होगा। उसकी जिद पर उसके मम्मी पापा ने सहमति दे दी। रॉकी तय जगह पर उसे मिला और अपनी कार से उसे फार्म हाउस ले आया। फार्म हाउस पर पहुंचकर अवनी ने देखा कि वहाँ उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। उसने रॉकी से पूछा तो वह बोला, क्या दो लोग पार्टी नहीं कर सकते? हम दोनों मिलकर नए साल का स्वागत करेंगे। दोनों संगीत की धुन पर नृत्य कर रहे थे। नाचते हुए अवनी को प्यास लगी। रॉकी उसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आया। सॉफ्ट ड्रिंक पीने के कुछ ही क्षणों बाद अवनी की आंखें भारी होने लगी। कुछ ही देर बाद वह बेहोश हो गई। सुबह जब वह होश में आई तो उसे अपनी स्थिति से समझ आ गया कि रॉकी ने उसका फ़ायदा उठाया है। वह गुस्से से भर उठी। जब वह बाहर आई तो देखा कि रॉकी पूल के किनारे किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। बातचीत से उसे अंदाज़ा हो गया कि दूसरी तरफ कोई लड़की है। अवनी ने झटके से उससे फ़ोन छीनकर काट दिया। उसकी आंखों में अंगारे बरस रहे थे। रॉकी बेशर्मी से मुस्कुराकर बोला, क्या बात है, बहुत गुस्से में हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुमने मुझे धोखा दिया है। कैसा धोखा? अब तुम इतनी भोली मत बनो, तुम्हें सब पता था। झूठे, तुमने मेरे ड्रिंक में दवा मिलाकर मेरा फ़ायदा उठाया है। तुमसे जो करते बने कर लो, रॉकी ने उसे धमकाते हुए कहा। अवनी अपने घर आ गई। वह बहुत परेशान थी। कई बार उसने पुलिस के पास जाने की बात सोची, किंतु हर बार बदनामी के डर से पीछे हट गई। वह पछता रही थी कि क्यों उसने रॉकी पर यकीन किया, क्यों वह उसके झांसे में आ गई। उसे उसके कॉलेज में पढ़ने वाली मेघा ने रॉकी के बारे में बताने का प्रयास भी किया था,
किंतु तब वह रॉकी के प्रेम में अंधी थी। उसे लगता था कि रॉकी ने सब लड़कियों को छोड़ उसे चुना है, इसलिए सभी लड़कियां उससे जलती हैं। मेघा भी उनमें से एक है। अब वह सोचती थी, काश ऐसा होता कि उसने मेघा पर यकीन किया होता। उसकी यह परेशानी उसके मम्मी पापा से भी छिपी नहीं रही। पहले तो वह उसकी इस बेवकूफ़ी पर नाराज़ हुए, पर अवनी की ग्लानि को देखकर उन्होंने अपना रुख बदल दिया। वह उसे इस दुख की स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन वह दोनों भी कानूनी कार्यवाही के पक्ष में नहीं थे। माता पिता के सहयोग और प्रोत्साहन से अवनी धीरे धीरे उस सदमे से बाहर आने लगी। उसने अपना MBA पूरा किया और नौकरी करने लगी। अवनी के फ़ोन में एक मैसेज आया। उसकी आवाज़ से वह अपने ख्यालों से बाहर आई। मैसेज रॉकी का था। उसने उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाया था। अवनी ने विचार किया कि सुधीर आधी रात के बाद लौटेंगे, तब तक वह जाकर वापस आ सकती है। सुयश की आया को आवश्यक निर्देश देकर वह चली गई। रॉकी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अवनी ने कमरे में घुसते ही पूछा, मुझे क्यों बुलाया है? कुछ देर दम ले लें, इतनी जल्दी क्या है? कुछ पियोगी? बोलो क्या लाऊं? रॉकी मुस्कुराते हुए बोला, बकवास मत करो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो सीधे मुद्दे पर आ गई। तुम्हारी औकात समझ गई हूँ, कितने पैसे चाहिए? लेकिन फिर कभी अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। अवनी नफरत से बोली, पैसों की कमी नहीं है मुझे, चाहत है तो बस तुम्हारी। अवनी सिर से पैर तक क्रोध से जल उठी। खबरदार, अपनी हद में रहो, कहकर उसने रॉकी को जोरदार तमाचा जड़ दिया। रॉकी तिलमिला उठा और घायल शेर की तरह उस पर टूट पड़ा। अवनी खुद को बचाने के लिए संघर्ष करने लगी। रॉकी गुस्से में था, वह उस पर भारी पड़ रहा था। अवनी उसके चंगुल से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। वह पस्त हो गई। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलो, पुलिस है। आवाज़ सुनकर रॉकी घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। जल्दी खोलो, नहीं तो दरवाज़ा तोड़ देंगे। रॉकी ने अवनी को धमकाया कि किसी से कुछ ना कहे और बाथरूम में छिप जाए। अवनी को छिपाकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसे धकेलते हुए सुधीर 2 पुलिस वालों के साथ भीतर घुस गया। उसने अवनी को पुकारा। उसकी आवाज़ सुनते ही अवनी बाहर आ गई। वह भागकर सुधीर के सीने से लगकर रोने लगी। पुलिस ने रॉकी को हिरासत में ले लिया। अवनी सुयश को गोद में लेकर बैठी थी। वह शांत थी और अपने आप में घुली जा रही थी। सुधीर सामने बैठा था। वह भी चुप था। अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए बोला, काश तुमने मुझ पर यकीन किया होता, मुझसे अपनी परेशानी बताई होती, पर शायद कमी मुझ में ही थी, इसलिए तुम मुझे समझ नहीं पाई। ऐसा नहीं है, मैं आपको समझती हूँ। यदि आप मेरे जीवन में न आए होते तो मैं अपने दिल की कड़वाहट में घुटती रहती। आपने तो मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया। इसी कारण मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अतीत की स्याही आप पर पड़े। तुम अगर परेशान होगी तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? तुम क्या समझती हो, तुमने नहीं बताया तो मैं क्या परेशान नहीं हुआ? तुम्हें अकेले घुटते देख मैं मन ही मन घुटता रहा। अपने स्तर पर तुम्हारी परेशानी के बारे में पता करने की कोशिश करता रहा। उसकी बात सुनकर अवनी को मन में बहुत गिलानी हुई। उसने माफ़ी मांगते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं उस होटल में हूँ? सुधीर ने सारा किस्सा सुनाया। मैं तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान था, इसलिए अपना काम जल्दी निपटाकर तुमसे बात करने के लिए घर लौट आया। घर पहुंचकर आया ने बताया कि तुम कहीं बाहर गई हो। उसने यह भी बताया कि तुम बहुत परेशान थी। मैं परेशान होकर सोचने लगा कि तुम कहाँ गई होंगी। तभी मेरी नज़र तुम्हारे फ़ोन पर पड़ी। तुम जल्दी में फ़ोन छोड़कर चली गई थी। फ़ोन में मैसेज पढ़कर मैं फ़ौरन पुलिस लेकर यहाँ पहुँच गया। अवनी ने सुयश को बिस्तर पर लिटाया और जाकर सुधीर की छाती से लग गई। वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ी। उसे शांत करते हुए सुधीर बोला, यह बात कभी मत भूलना कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। अवनी सुधीर की छाती से लिपटी रही। दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। दोनों का प्रेम और निखर रहा था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और भी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।